हेलो बच्चों, मैं राजीव बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और आज हम यहां हल करने जा रहे हैं 2023 का गणित का केवल प्रश्न पत्र सेट नंबर 3, जिसका कोड है DX और ये अग्रवाल अनसॉल्व पेपर है। और इसके हम हल करने जा रहे हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए खंड बा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और ये हमारा पेज नंबर 188 है। तो यहाँ पर लिखा है सभी खंड कीजिए और इस खंड में ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हम उसका उल्टा मानेंगे, हम मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। तो ये प्रश्न संख्या हमारा ये प्रश्न संख्या पहले का वाला है। तो हम मानते हैं माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो हम इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं जहाँ PQ पूर्णांक है और Q = नॉट 0 है। Q का मान 0 नहीं हो सकता, नीचे वाली संख्या 0 नहीं हो सकती। और साथ में हम ये भी मान लेते हैं माना PQ सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त, ये एक है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ से हम इसको आगे हल करते हैं। तो ये Q की हम √3 से तिरछी गुणा करेंगे तो √3 Q = P। देखिए अब हम यहाँ पर दोनों ओर वर्क कर देते हैं। तो √3 का स्क्वायर = P का स्क्वायर, दोनों तरफ हमने वर्क कर दिया। ये तो वर्क करने से ये √ हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ केवल 3 बचेगा और Q के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा बराबर में P²। अब ये 3 कहाँ जाएगा, Q² के साथ गुणा में है तो ये बटे में आएगा। तो Q² = P²/3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो देखिए ये P² के बटे में 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि P² 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं चूंकि P² 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये हुआ कि P का एक गुणनखंड क्या है, 3 है, जबकि हमने 1 माना था। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या माना था, 1 माना था। और यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर 3 निकल के आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं माना। देखिए जिस संख्या के बटे में 3 लिखा हो, मतलब इसके ऊपर वाली संख्या P, इसके बराबर हम कुछ और मान लेते हैं। तो माना P = 3R। अब ये 3 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए। तो जो भी संख्या हमें दे रखी होगी वही हम मान लेंगे। तो P = 3R हमने यहाँ पर ले ली और इसको हम पुट कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो पुट इन फर्स्ट हमने लिख दिया यहाँ पर रखते हैं इसको। तो Q² = P की जहाँ पर देखिए क्या रखेंगे, 3R रखेंगे हम। तो 3R का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे में 3। तो देखिए 3R का स्क्वायर कितना हुआ, 9R² और बटे में 3। तो 3 से 9 कट जाएंगे 3 बार में। तो ये हमारा बचा 3R², यानी कि ये हमारा आया Q² = 3R²। अब देखिए R² और 3 गुणा में है तो ये कहाँ आएगा, 3 बटे में आएगा Q² के। तो हम इसको पलट के लिख देते हैं। यहाँ केवल R² बचा, 3² आ गया Q² के बटे में।
तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल समीकरण 1 की तरह कंडीशन हमारी बन गई। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ लिखते हैं चूँकि क्यू स्क्वायर के बटे में भाई क्या है, 3 है, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए केवल क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, क्यू भी 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर और क्यू भी 3 से कट रहे हैं, मतलब इनका एक गुणनखंड 3 है, क्यू का भी एक गुणनखंड 3 है। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर, स्पष्ट है कि पी और क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 3 है, जबकि हमने P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक माना था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है, और ये विरोधाभास क्यों प्रकट हुआ, क्योंकि हमने जो माना था वो गलत माना था। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, खा वाला, कि यदि tan a + b = 1 और tan a - b = 1/√3 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इससे कोई आपको मतलब नहीं, यहाँ पर लिखा है a + b, इसका मतलब ये होता है कि a + b का मान 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच रहेगा। तो आगे हल करते हैं इसको। a और b का हमें मान ज्ञात करना है, तो हल करते हैं हम इसको। a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा है tan a + b = 1। अब आप देखिए कि tan a + b बराबर, भाई tan में 1 किसका मान होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। तो हम यहाँ 1 की जहाँ पर tan 45 लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ से tan से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a + b बराबर हमारा क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा, और ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो जाएगी। आगे देखते हैं, तथा और हमें क्या दे रखा है, tan a - b, ये हमें दे रखा है 1/√3। तो देखिए tan a - b बराबर, अब 1/√3 tan में किसका मान होता है, तो ये tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से भी tan से tan कैंसिल हो जाएंगे, तो a - b बराबर हमारा क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 + 2 को जोड़ने पर देखिए, एक हमारा क्या है, a + b = 45, और दूसरी है a - b = 30। तो जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस वाली सेम संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी, तो प्लस का b माइनस का b कैंसिल। a और a कितने हो गए, 2a हो गए, बराबर 45 और 30 हो गए हमारे 75। तो देखिए अब ये 2 कहाँ जाएगा, 2 आएगा हमारा बटे में, तो a बराबर 75/2। अब ये मान हम कहाँ पुट कर देते हैं, हम ये मान पुट कर देते हैं समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी डाल देते हैं। तो हम इसको इक्वेशन
1 में रखते हैं तो इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, और a की जहाँ पर हम लिख देते हैं 75/2 प्लस b बराबर 45 डिग्री। तो b हम निकालेंगे तो 45 डिग्री, ये 75/2 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 75/2। तो b बराबर देखिए 2 हमारा यहाँ एलसीएम हो गया, तो 2 की 45 से गुणा होगी तो 45 दूनी 90, 90 माइनस 75, तो b बराबर 90 में से 75 डिग्री अगर हम घटाते हैं तो ये हमारा आएगा 15 डिग्री बटे 2। तो देखिए हमारे यहाँ पर आंसर जो आए हैं वो क्या आए हैं, इसलिए हम लिखेंगे a बराबर 75/2 और b बराबर 15/2। अब देखिए अगर हम इनको भाग दें, क्योंकि ये पूरे पूरे तो कटेंगे नहीं, 2 से 75 जो है वो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, और ना ही 15 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा, तो हम यहाँ भाग दे के इसको देख सकते हैं। तो देखिए 75 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 2, 3 6, 7 में से 6 गया 1 और ये 5, और 2 7 14, तो 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ 2, यहाँ 37 और यहाँ 1। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए बटे में तो 2 ही रहेगा, यहाँ बटे में 2 है तो 2 ही रहेगा। ये जो नीचे वाले 1 है, शेष जो बचा है ये सबसे ऊपर पहुँच जाता है, तो ये 1 यहाँ पर आएगा, और इधर देखिए ये क्या है 37 है, तो ये आगे लग जाएगा। तो इस तरह से 37 100/2 डिग्री ये हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 7 14, और ये 1 बचा। तो इस तरह से अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 तो यहाँ पर भी बटे में ही रहेगा, नीचे वाली संख्या ऊपर पहुँच जाती है तो ये 1 और आगे 7। तो इस तरह से ये हमारे हो गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का गा देखिए क्या है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में हमें 2 घन दे रखे हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और घन किसे बोलते हैं, घन ऐसा डिब्बा होता है जो जिसकी चारों तरफ से साइडें बराबर हों। तो इनको जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। तो देखिए हम सीधे घनाभ बनाते हैं, तो किस तरह से बनाएंगे, बनाने की ट्रिक देख लीजिए। ये इस तरह से हमने ये लाइनें खींची, और चूंकि ये 2 हैं, 2 घनों को मिलाकर ये बना है, तो हम इसको बीच से बराबर बराबर 2 हिस्सों में इस तरह से। अब देखिए ये मालूम चल रहा है कि अब ये 2 डिब्बे हैं, 2 घन हैं जिनको मिलाकर एक घनाभ ये तैयार कर दिया गया है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग होती है और घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होती है। तो यहाँ पर देखिए अब इस घन का हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में आयतन दे रखा है, हमें इसकी भुजाएं वगैरह कुछ नहीं दे रखी हैं। तो यहाँ हमें दिया है घन का आयतन। तो घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो यहाँ पर हमें आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन हमें दे रखा है। तो हमने आयतन के नीचे आयतन लिख दिया, बराबर में भुजा क्यूब। अब देखिए 64 का हम घनमूल निकाल लेते हैं, तो ये 4 का घनमूल होता है। 4 की अगर हम 3 बार गुणा करें, 4 चौक 16 चौक 64, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब, बराबर इधर क्या है, भुजा क्यूब। तो क्यूब से क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा और भुजा हमारी कितनी निकल के आएगी, 4 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो यहाँ से भुजा जो हमारी निकल के आई घन की, तो वो 4 सेंटीमीटर की निकल के आई। तो अब जो हमारे पास घनाभ है ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये वाला घनाभ है, इसकी भी ये 4 साइड होगी ये वाली, और ये चौड़ाई इसकी क्या हो जाएगी, ये भी 4 रहेगी, ये ऊंचाई भी क्या रहेगी, 4 रहेगी। क्योंकि घन है ये, तो घन में सभी साइडें बराबर होती हैं। लेकिन जब हमने इनको मिलाकर रखा तो ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई मिलकर पूरे घनाभ की लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो घन हमें जो घनाभ हमारा प्राप्त हुआ है
तो यहाँ लिखो प्राप्त घनाभ की लंबाई L बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी कि B बराबर, ये चौड़ाई देखिए क्या है, ये 4 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई भी 4 ही रहेगी, तो ये 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तुम्हारे पास फार्मूला होता है 2LB + BH + HL, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो सबका मान हमें पता है, तो 2L कितना है, L है 8, B कितना है 4, फिर B 4 है, H भी 4 है और L हमारा 8 है, तो 2। यहाँ से देखिए, यहाँ तीनों से हमें 4 कॉमन मिल रहा है, तो हम ये 4 बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर 2 4 थे तो 1 4 कॉमन हो गया, बाहर निकल गया तो 1 4 बचा, और यहाँ पर हमने 4 बाहर निकाला है तो 8 बचा। तो ये 2 चौक कितने हो गए 8, और ये 8 4 12, 12 और 8 20 हो गए। तो अब अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब घ वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमें ये एक सारणी दे रखी है, इसमें वर्ग अंतराल है और बारंबारता हमें दे रखी है, और हमें यहाँ से माध्यिका निकालनी है। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो देखिए पहले हमें दे रखा है वर्ग अंतराल, तो हम यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल। फिर हमें दे रखी है बारंबारता, और अब हमें निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। माध्यक में संचयी बारंबारता निकालना पड़ती है, तो लिखेंगे यहाँ पर संचयी बारंबारता। देखिए वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 10, फिर है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और बारंबारता हमें दे रखा है 7, 12, 18, 15, 10 और 3। अब संचयी बारंबारता अब हम निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखिए ये बारंबारता का 7 है, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर वाला 7 है, इसे लिख दीजिए। फिर इसमें नीचे वाली संख्या जोड़ते चले जाइए, इसमें संचित कर दिए, संचय का मतलब जोड़ना। तो 7 में 12 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19, फिर 19 में हम ये 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, और 37 में हम 15 जोड़ेंगे तो ये हमारा बनता है 52, और 52 में 10 जोड़ेंगे तो 62, और 62 में 3 जोड़ेंगे तो 65। ठीक है, अब हम इस बारंबारता का अपना टोटल भी निकालते हैं, जिसको हम n से लिखेंगे, n बराबर ये टोटल हम अब करते हैं, तो 7, 12, 18, 15, 10 और 3, ये भी हमारा 65 बनेगा। तो देखिए जो टोटल आपका बना है 65, तो इधर संचयी बारंबारता में लास्ट जो नंबर आएगा वो भी उतना ही होना चाहिए। तो चलिए अब ये बराबर है, तो हम क्या करेंगे, हम अब n/2 निकालेंगे, मतलब इस n का हम आधा करेंगे, तो 65/2, तो 65 को 2 से अगर हम भाग देते हैं तो ये हमारा आएगा 32.5। अब देखिए 32.5 संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आएगा, भाई 7 और 19 तो बहुत छोटे हैं, 37 के अंतर्गत ये 32.5 आ जाएगा। तो इसी के सामने ये पूरी तरह से एक हम बॉक्स बना देंगे 37 के सामने, ये हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। यहाँ पर लिखते हैं जो कि संचयी बारंबारता 37 के अंतर्गत आता है,
इसलिए माध्यक वर्ग हमारा क्या हुआ, माध्यक वर्ग हमारा 20 से 30 हुआ। देखिए ये 37 के सामने ये हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा 20 से 30। और इसी लाइन में ये जो 18 हमारा क्या रहेगा, ये f रहेगा, बारंबारता रहेगी। और संचयी बारंबारता में जो ऊपर वाला कॉलम है ये हमारा CF रहेगा, CF। तो देखिए हम यहाँ इसको भी लिखते हैं। तो F बराबर हमारा क्या है 18, CF हमारा क्या है 19, और H देखिए वर्ग अंतराल का अंतर क्या कहलाता है, H कहलाता है। तो ये हमारा कितना है, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आएगा। सब में अंतर क्या दे रखा है, सब में 10-10 का डिफरेंस यहाँ दे रखा है। तो अब हम माध्यक का फार्मूला अपना लगाते हैं। तो माध्यक या माध्यिका एक ही बात है, तो इसलिए माध्यिका फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F और इंटू में H। तो अब देखिए मान रखते हैं सबका। तो L हमारे पास है, देखिए L लिखना भूल गए, तो यहाँ L हमारा बनता है 20। ये निम्न सीमा L कहलाती है। तो L कितना है 20 + n/2, n का आधा भी हमने किया ही था, n/2 कितना निकला है 32.5। तो यहाँ लिखते हैं 32.5। CF है हमारे पास 19 बटे में F कितना है 18, और H है हमारे पास 10। तो 20 + 32.5 में से 19 माइनस कर दीजिए। देखिए 32.5 में से 19, इसमें कहीं पॉइंट नहीं लगा है तो हम इसको 19.0 मानेंगे। घटाएंगे तो 5, इधर से हासिल लेंगे 12 में से 9 गया 3, और यहाँ रह गए 2 में से गया 1, 13.5 ये हमारा निकल के आएगा। तो 13.5 बटे 18 गुणा 10। तो 20 + 13.5 के 10 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये 135 ही बचेगा बटे में 18। और 135 को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तब ये हमारा 7.5 निकल के आएगा। दोनों को जोड़ लेते हैं तो 20 और 7.5, तो ये 27.5 हमारी माध्यिका निकल के आ गई। तो ये हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर अड़ा क्या है कि बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरह से हम इसको लगाएंगे। देखिए इस तरह से इसको समझते हैं हम। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। A के निर्देशांक हमें यहाँ पर दे रखे हैं 1, -5, और B के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -4, 5, और इनको मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले, x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है ये। तो इस पर गौर करना कि x अक्ष पर विभाजित कर रहा है। तो x अक्ष पर y निर्देशांक हमारा 0 होता है, यानी यहाँ पर जो बिंदु है हमारा, इसके निर्देशांक हम x, 0 मान लेते हैं। x अक्ष पर y 0 होता है। तो अब हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखिए y तो 0 है ही, ये x हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि हमें ये भी नहीं पता कि ये अनुपात कितना है। भाई यहाँ से यहाँ तक क्या है और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो किस अनुपात में है ये दूरी इसकी। तो पहले तो हमें अनुपात निकालना पड़ेगा, तो हम इसको m1 m2 मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए तो लिखते हैं माना x अक्ष पर विभाजन बिंदु Px, 0 है। तो ये हमने मान लिया। अब चलिए अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो विभाजन सूत्र हम इसमें लगाएंगे। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र में हम y वाला निर्देशांक अपना लेते हैं, y वाला। तो y बराबर होता है हमारा m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2, ये हम लिखेंगे। तो y क्या है 0 है, m1 m2 हमें निकालना है। अब देखिए y निर्देशांक हमारा क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ से देखिए ये हमारा x1 y1 पहला निर्देशांक,
दूसरा है x2 y2 और ये m1 m2 हमें अभी ज्ञात करने हैं। तो y की जगह हमने 0 रख दिया, m1 m2 निकालने हैं तो m1 ऐसे ही रहेगा। y2 हमारा क्या है, देखिए y2 है हमारे पास 5 प्लस m2 ऐसे ही लिखेंगे और y1 हमारे पास है -5। देखिए ये क्या है, -5। तो और बटे में m1 प्लस m2। अब देखिए m1 प्लस m2 की तिरछी गुणा 0 से होगी तो ये 0 हो जाएगा और हमारे पास यहाँ बचेगा 5m1 और ये माइनस प्लस माइनस 5m2 और हमें m1 और m2 में अनुपात ज्ञात करना है। तो इस 5m1 को हम इधर 0 की साइड में लाते हैं तो ये -5m1 हो जाएगा और इधर -5m2। अब हमें चाहिए m1 m2, तो m1 अनुपात m2 हमें चाहिए, तो m1 के बटे में हम m2 को ले आते हैं बराबर ये -5 हमारा बचा और ये वाला -5 कहाँ आएगा, बटे में आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हमारा 1 आया। यानी कि अनुपात हमारा क्या निकल के आया, m1 m2 1/1 है। यानी कि अनुपात हमारा 1:1 है, यानी कि m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। इसका मतलब ये जो P है ये बिल्कुल AB के बीचों बीच में है, यानी मध्य बिंदु है। तो अब हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए AB के मध्य बिंदु P का भुज, केवल x वाला पार्ट हमें लेना है। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2। तो x बराबर x1 प्लस x2। अब देखिए x1 हमारे पास क्या है, 1 है और x2 है -4। तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस -4/2। तो x बराबर 1 -4/2 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। तो x बराबर आया हमारा -3/2। अब चूंकि y निर्देशांक क्या है, यहाँ पर x तो हमने निकाल लिया और y निर्देशांक हमारे 0 ही है, तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P जो कि हमने x, 0 लिया था, तो x हमारा निकल के आया -3/2 और 0। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो ये हमें प्रश्न दे रखा है और इसको हल करने के लिए हमें एक वृत्त को बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये एक वृत्त हमने बनाया और इस वृत्त में व्यास क्या है, AB, व्यास है इसका AB। व्यास वो लाइन होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो ये वृत्त का केंद्र हो गया, इसको हम O मान लेते हैं। और O के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2, -3 और B के निर्देशांक हैं 1, 4 और A के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो ये हम x1 और y1 ही मान लेते हैं क्योंकि x2 y2 हमारे ये हो जाएंगे और ये रहेंगे x, y। ठीक, तो देखिए O क्या है भाई, केंद्र क्या होता है, वृत्त का मध्य बिंदु होता है। तो अब यहाँ पर मध्य बिंदु का फार्मूला हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AB का मध्य बिंदु O है, इसलिए O के निर्देशांक देखिए मध्य बिंदु का फार्मूला हमारा क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो x देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम मध्य बिंदु निकाल रहे हैं तो x हमारा क्या है, 2 है और y क्या है, -3। और x1 y1 की जगह हम वही रखेंगे, x1 y1 ही, और x2 y2 की जगह 1 और 4 रखेंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है x का मान 2 और x1 को हम x1 ही लिखा रहने देते हैं और x2 हमारा 1 है और बटे में 2। तो अब देखिए बटे में 1 लिख के अब हम इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो x + 1 1 कम, x + 1 बराबर 2 दूनी, यह हो गया हमारा 4। तो अब हम ये 1 उधर ले जाएंगे x 4 की तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x1 बराबर 4 में से 1 गया तो ये हमारा 3 आएगा x1
और अब हम ये y वाला पोर्शन अपना हल कर लेते हैं। तो y देखिए हमारे पास क्या है, y हमारा है -3। तो अब हम यहाँ पर इसकी जगह -3 रखते हैं और y1 तो y1 ही हम लिखेंगे और y2 हमारा है 4 बटे में 2। तो बटे में 1 लिख के इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y1 + 4 एक कम y1 + 4 बराबर 2 तियाँ -6। तो y1 = -6 और ये प्लस का 4 दूसरी साइड में लाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो y1 = 6 और 4 -6 4 -10। तो हमें तो a के निर्देशांक ज्ञात करने थे, तो इसलिए a के निर्देशांक हमारे क्या होंगे, x1, y1 ये हमने लिए थे और x1 हमारा निकल के आया 3 और y1 निकल के आया -10। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ये चैनल आप ही के लिए है और आप ही के फ़ायदे के लिए है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।